टू माय यूट्यूब चैनल दुबे एग्रीकल्चर क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत। मैं आपके लिए फिर 50 प्रश्न लेकर आया हूं। उसी जज्बा, उसी संघर्ष, उसी शक्ति के साथ से फिर से जुड़ जाइए मेरे साथ। और 50 प्रश्न मैंने आपको पहले ही दे चुका हूं, 50 प्रश्न। तो फिर आपके लिए मैं 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। वीडियो को, क्वेश्चंस को करने से पहले मोटिवेटेड बात सुन लीजिए मेरी, कि कितने भी दलदल में हो जिंदगी, कितने भी हो दलदल में जिंदगी में पैर जमाए रखना। कितने भी हो जिंदगी के दलदल में पैर को जमाए रखना। चाहे हाथ खाली हो जिंदगी में लेकिन उसे उठाए रखना। तो कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? पानी को अपना हौसला बर्फ बनाने तक बनाए रखना। इस हौसले के साथ में, उसी ताकत, उसी जज्बे, उसी लगन के साथ में मेरे साथ जुड़ जाइए। आपके लिए फिर 50 प्रश्न आए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि बोडो मिश्रण तैयार किया जाता है। तो बोडो मिश्रण तैयार किया जाता है या तैयार किया था। तो बोडो मिश्रण तैयार किया था मिलार्डेट द्वारा। किसने किया था? मिलार्डेट द्वारा। दूसरा प्रश्न, ऐसे रसायन जिनमें कवक रोग कारकों को मारने की क्षमता होती है उन्हें कहते हैं कवकनाशी। इसके बाद है सबसे पुरातन कवकनाशी होता है। तो सबसे पुरातन कवकनाशी होता है सल्फर आपका। चौथा प्रश्न है कि मैंगो जेब समाविष्ट है। तो मैंगो जेब समाविष्ट है जेडेन कॉमा एमेन। जो मैंगो जेब समाविष्ट होता है वो जेडेन प्लस एमेन का मिश्रण होता है। पांचवा है कि चौबटिया पेस्ट सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो चौबटिया पेस्ट सर्वप्रथम भारत में यूज हुआ था, इसका प्रयोग किया गया था। छठवां प्रश्न आपका है कि पूर्ण आस्था रोग के प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त कवकनाशी है, वो है कैराथेन। इसके बाद सातवां प्रश्न है कि कौन कवकनाशी बीज उपचार के लिए प्रयोग होते हैं, वो होता है मैंगोजेब, कैप्टॉन, कैराथेन। इसके बाद है आठवां प्रश्न आपका, सर्वांगी कवकनाशी सर्वप्रथम विकसित किया गया था, वो है बान स्मेलिंग और कलका ने 1966 ईस्वी में। तो सर्वांगी कवकनाशी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वो किया बान स्मेलिंग और कलका ने। कितने में? 1966 ईस्वी में। नौवां प्रश्न है कि ऑरियोफंगिन प्रतिजीवी का प्रयोग करते हैं। तो ऑरियोफंगिन प्रतिजीवी का प्रयोग करते हैं कवकों के लिए या कवक के लिए। 10वां प्रश्न आपका है कि प्लांट बैक्स कवकनाशी से उपर्युक्त नियंत्रण होता है, वो होता है गेरुआ रोग में। 11वां प्रश्न आपका है कि आर्थिक दहलीय स्तर सदैव होता है। तो आर्थिक दहलीय स्तर सदैव होता है EIL से निम्न, मतलब इकोनॉमिक इंजरी लेवल से निम्न। 12वां प्रश्न है आपका कि आर्थिक क्षति स्तर के बारे में है। तो आर्थिक क्षति स्तर के बारे में, पीड़कों की वह निम्न संख्या जो आर्थिक स्थिति से नुकसान करे। 13वां प्रश्न आपका बनता है कि ETL का फुल फॉर्म होता है। तो ETL का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। 14वां प्रश्न है कि कौन सी पीड़कनाशी भारत में सर्वप्रथम प्रयोग हुई। तो वो सर्वप्रथम प्रयोग होने वाली आपकी पीड़कनाशी, जिसको हम पेस्टिसाइड भी कहते हैं, वो है DDT। क्या है? DDT। इसके बाद है 15वां प्रश्न, पौधों की संख्या में रोग ग्रसित पौधों की संख्या को कहते हैं। तो वो होती है रोग व्याप्तता। 16वां प्रश्न है पौधों में पौधे के भाग या अनुपात जो रोग ग्रसित होते हैं उन्हें कहते हैं, वो होते हैं रोग तीव्रता। 7वां प्रश्न है कि रोग मापन की विधि है। रोग मापन की विधि है रोग बुद्धि घेरा। 18वां है डिस्ट्रिक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट लागू हुआ 1914 ईस्वी में। 19वां प्रश्न है क्वारंटाइन का मतलब होता है। तो क्वारंटाइन का मतलब होता है 40 दिनों तक पौधे को क्वारंटाइन करना। 20वां प्रश्न आपका है कि गर्म जल बीज उपचार विधि को विकास किसने किया था। तो गर्म जल विधि बीज उपचार होती है, उसका प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन ने किया था। और इसके बाद अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। क्या होता है पीड़क? क्या होता है सुनिए, पीड़क जिसको हम कहते हैं इंसेक्टिसाइड भी कहते हैं। तो पीड़क क्या होता है? इंसेक्ट होता है पीड़क, माने इसका होता है फंगी और फंग बैक्टीरिया।
कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है और कीटों के आकारकी का अध्ययन एंटोमोलॉजी मार्फोलॉजी, कारकी का अध्ययन एंटोमोलॉजी मार्फोलॉजी। इसके बाद 21वां प्रश्न है, किसी नवीन क्षेत्र में पौधे के पदार्थ बीज को ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित हो उसे कहते हैं इम्बार्गो। 22वां प्रश्न है, सौर ऊर्जा बीज उपचार विधि को लूज स्मट को नियंत्रण करने के लिए सर्वप्रथम विकसित किया था। तो जो लूज स्मट आपका है उसका सर्वप्रथम प्रयोग सौर ऊर्जा की बीज उपचार में किया था, वो थे लूथरा ने। किसने? लूथरा ने। तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? तो सौर ऊर्जा का मतलब होता है वह ऊर्जा जो सूर्य की किरणों से निकलने वाली ऊर्जा से प्राप्त होती है, उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा जो है उसका सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाला देश है वो है आपका चीन, चाइना। इसके बाद 23वां प्रश्न है कि लूज स्मट रोग है, तो लूज स्मट रोग होता है अंतः बीज जनित रोग। 24वां प्रश्न है, पादप रोग विज्ञान के जनक हैं, तो पादप रोग विज्ञान के जनक है एंटोनी डी बेरी। तो एंटोनी डी बेरी जो हैं वो विश्व में पादप विज्ञान जनक कहे जाते हैं और भारत में जे.ई. बटलर को कहा जाता है। भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक जे.ई. बटलर को कहा जाता है, विश्व में पादप रोग विज्ञान के जनक एंटोन डी बेरी को। 25वां प्रश्न है कि आलू का वर्ल्ड रोग एक है, तो आलू का जो वर्ल्ड रोग है वो है एंडेमिक रोग। क्या है? एंडेमिक रोग। 26वां प्रश्न आपका आता है, बंगाल महामारी का कारण था। इससे पहले मैंने बताया था कि बंगाल महामारी जो थी वो हेलमिंथोस्पोरियम के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? हेलमिंथोस्पोरियम के द्वारा। 27वां प्रश्न आपका बनता है कि आयरिश फेमाइन किस वर्ष में दर्ज की गई? आयरिश फेमाइन जो बीमारी थी, आयरिश फेमाइन जो डिसीज थी, वो किस वर्ष दर्ज की गई? वो दर्ज आपकी की गई 1845 ईस्वी में। 28वां प्रश्न आपका यहाँ आता है कि जो जीव आर्थिक नुकसान करता है वह कहलाता है पीड़क, इंसेक्ट, फंगी या बैक्टीरिया। 29वां प्रश्न आपका आता है, एक निश्चित क्षेत्र में रोग होने को कहते हैं। एक निश्चित क्षेत्र में, एक मैक्सिमम एरिया में रोग का फैलना, रोग का किसी ऐसे स्तर पर पहुंचाना कि उसका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, उसे कहते हैं एंडेमिक। जो कहते हैं एंडेमिक। 30वां प्रश्न आपका आता है, असामयिक अंतराल एवं किसी संबंधित जगह के कुछ स्थानों पर रोग का होना होता है, वो होता है स्पोरोडिक रोग, स्पोरोडिक डिसीज। 31वां प्रश्न आपका आता है, पादप रोग प्रबंधन का सिद्धांत जिसमें एक क्षेत्र में रोग कारक का प्रवेश रोका जाता है वो कहलाता है एवाइडेंस। एवाइडेंस। 32वां प्रश्न है, रोग एवं पोषक कारक के बीच संपर्क को रोकना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? वो सिद्धांत होता है उन्मूलन। होता है उन्मूलन। 33वां प्रश्न आपका बनता है, कौन सा कवक रोग नियंत्रण में जैव कारक के रूप में प्रयोग होता है? वो होता है ट्राइकोडर्मा। क्या होता है? ट्राइकोडर्मा, जिसका प्रयोग हम जैव कारक के रूप में भी कर सकते हैं। रोग नियंत्रण में कवक के रोग नियंत्रण में जैव कारक के रूप में प्रयोग होता है ट्राइकोडर्मा। 34वां प्रश्न आपका बनता है कि जब रोग कारक अपना जीवन चक्र एक ही पौधे पर पूर्ण कर लेता है तो उसे कहते हैं आटोसियस। क्या कहते हैं? आटोसियस। 35वां प्रश्न आपका बनता है, रोग जनक का एक रोग चक्र फसल के एक वर्ष में विकसित होती है तो उसे कहते हैं एक चक्रीय, वन साइकिल, या और जिसको मोनोसाइकिल भी कह सकते हैं। इसके बाद 36वां प्रश्न है, पौधों में रोगों के फैलने के अध्ययन को कहते हैं, वो होता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी। 36वां प्रश्न आपका बनता है कि उमाइस्टीज कवक का प्रभावी नियंत्रण होता है रेटोमिल से। उमाइस्टीज कवक का प्रभावी नियंत्रण होता है रेटोमिल से। इसके बाद आता है 38वां प्रश्न, खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो खैरा रोग बताया था मैंने किसकी कमी से होता है। खैरा रोग जो आपका होता है वो धान में जिंक की कमी के कारण होता है, और धान का वानस्पतिक नाम होता है ओराइजा सटाइवा ग्रेमिनीपोएसी कुल की फसल होती है। ठीक है। 29वां प्रश्न आपको बनता है, जीवाणु भोजी बैक्टीरिया हैं। जीवाणुभोजी बैक्टीरिया हैं डेलोबाइवरियो। इसके बाद 40वां प्रश्न बनता है, प्रतिजैविकी हैं ओरोफंगिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ट्रेप्टासाइक्लिन और आपका टेरामाइसिन भी कह सकते हैं जिसको हम। 41वां प्रश्न है, डिसऑर्डर क्या है? डिसऑर्डर क्या होता है? पोषक तत्वों की कमी,
या पोषक तत्वों की अधिकता, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। जब नेगेटिव होता है तो कमी हो जाती है, पॉजिटिव होता है तो अधिकता हो जाती है। रोग उत्पन्न करने वाले कारक को कहते हैं, जहां से रोग उत्पन्न होता है उस कारक को, उस फैक्टर को क्या कहते हैं, उस फैक्टर को हम कहते हैं पैथोटाइप या पैरासाइट या पैथोजन। इसके बाद आइए प्रश्न, या कुछ प्रश्न रह गए हैं वो अब मैं आपके आगे कराने वाला हूं। यहाँ 42 प्रश्न थे। इसके बाद आता है आपका 47वां प्रश्न। यहाँ बनता है कि चावल में ब्लास्ट रोग का कारक होता है। चावल में जो ब्लास्ट रोग होता है उसका कारण होता है पायरोकुलेरिया, पायरोकुलेरिया, पायरोकुलेरिया ओराइजा, पायरोकुलेरिया ओराइजा के कारण चावल में ब्लास्ट रोग होता है। उसके बाद होता है डर्स वर्ड किसका नाम होता है, तो डर्स बाण जो नाम होता है क्लोरोपाइरीफास का। 49वां प्रश्न आपका आता है टमाटर में पर्णकुंचन रोग का संवाहक होता है, वो होता है बेमिसिया टेबेसाई। 50वां प्रश्न बनता है रस्ट सैली फैलती है बेसिडियोमाइसिटीज के द्वारा। 51 प्रश्न आता है जीवाणु किस स्पीशीज से विषाणु स्पोर बनाते हैं या बनते हैं, जीवाणु किस स्पीशीज से विषाणु स्पोर बनते हैं। देखिए मैं स्पोर के बारे में बताना चाहता हूं। मशरूम में बीज नहीं होते हैं, मशरूम के बीजों को किस नाम से जाना जाता है, तो मशरूम के बीजों को स्पोर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, इसको शाकाहारी मांस भी कह सकते हैं, शाकाहारी मांस को हम मशरूम कहते हैं। और शाकाहारी मांस में आपका सोयाबीन में जाता है, किसमें, क्योंकि इसमें प्रोटीन अधिक होते पाए जाते हैं। तो यहाँ बात क्या थी, यहाँ बात थी आपकी स्पोर के बारे में। स्पोर सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, जो इसको नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। स्पोर बहुत छोटे छोटे होते हैं। स्पोर इज क्रिटिकल एज डिसीजेस इन बैक्टीरिया स्पीसीज। बड़े ही कठिन नियमन से ये जीवाणु की किस स्पीसीज में होते हैं, वो होते हैं विषाणु की स्पोर बनते हैं, वो होता है क्लास्ट्रीडियम। 52 प्रश्न आपका आता है भारतीय पादप रोग विज्ञान के पिता हैं। तो मैंने आपको फिर बताना चाहता हूं कि पादप रोग विज्ञान क्या है, और पादप रोग विज्ञान के विश्व में पिता कौन है, और पादप रोग विज्ञान के भारत में पिता कौन है। तो मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं आपको कि पादप रोग विज्ञान वह विज्ञान जिसमें पौधों में होने वाले रोग, वो रोग चाहे विषाणु द्वारा हो, चाहे जीवाणु द्वारा हो, चाहे कवक द्वारा हो, चाहे फंजाई द्वारा हो या स्पोर द्वारा हो, किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में हो, उसमें जिस रोग का अध्ययन करते हैं, उस पौधे पे जो रोग होता है उस रोग का अध्ययन करते हैं। तो वो रोग आपका होता है, उस रोग को एंडेमिक कहते हैं जो पौधे पर होता है, लेकिन जिसमें अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं पादप रोग विज्ञान। तो पादप रोग विज्ञान वह विज्ञान जिसमें पौधों के रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं, रोगों के साथ साथ उनके नियंत्रण का, उनके कंट्रोल का, उनके रोकने की क्षमता को हम जिसमें अध्ययन करते हैं, वो होता है पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान का जनक विश्व में कहा जाता है, मैंने आपको बताया था, यहाँ आगे भी होगा आपकी शायद, कि पादप रोग विज्ञान का जनक, पादप रोग विज्ञान के जनक यहाँ था, पादप रोग विज्ञान के जनक विश्व में, यहाँ मैंने विश्व नहीं लिख पाया है, तो आप समझिए कि विश्व में पादप रोग विज्ञान के जनक एंटोनी डी वेरी को कहा जाता है। और भारत में किसे कहा जाता है, भारत में कहा जाता है पादप रोग विज्ञान का जनक जेई बटलर को। किसको कहा जाता है, जेई बटलर को। एंटोन डी वेरी को विश्व में पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है, भारतीय पादप रोग विज्ञान का जनक जेई बटलर को कहा जाता है। 53 प्रश्न आपका आता है बंगाल की फेमिन किसके द्वारा होती है, तो बंगाल में जो फेमिन बीमारी होती है वो होती है हेलमिंथ्रोस्पोरा ओराइजी के द्वारा, हेलमिंथ्रोस्पोरा ओराइजी के द्वारा। 54 प्रश्न आपका आता है और लास्ट प्रश्न है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, आयरिस फेमिन का कारण था। आयरिस फेमिन बीमारी जो थी वो बंगाल में अकाल के कारण हुई थी। वो अकाल फेमिन माने होता है, फेमिन माने होता है अकाल पड़ना। आयरिस फेमिन का कारण था, तो आयरिस फेमिन का कारण था आलू का पछेती अंगमारी रोग, आलू का पछेती अंगमारी रोग। इसके बाद मैंने आपको 50 प्रश्न दिए हैं। इन 50 प्रश्नों को आपको उनके नोट्स भी बनाने हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन मेथड अच्छे तरीके से लेकर के आपको इनको करना है और पेपर में इनको
बड़े विशेष तरीके से, क्योंकि आपका सबसे हार्ड पेपर यही माना गया है, क्योंकि इसमें ऐसे वर्ड का यूज किया गया है, ऐसे साइंटिफिक वर्ड का यूज किया गया है, इस साइंटिफिक वर्ड को साइंटिफिक वर्ड से ही बोला जा सकता है। तो इसलिए फिर मैं एक बार बताना चाहता हूँ आपको जाते जाते वीडियो में, लगन से लगे रहिए, लगन ही जीवन की सबसे बड़ी मूल इकाई होती है। मूल इकाई मानव की शिक्षा ही मानी गई है, शिक्षा के द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता है। शिक्षा जो होती है वो आपके दिमाग की समझ, समझदारी, सोचने की क्षमता, दिमाग को जिंदा रखने की क्षमता को बढ़ाती है। आप कहाँ तक सोच सकते हैं, या शिक्षा का काम होता है। शिक्षा आपको कहाँ तक ले जा सकती है, शिक्षा आपकी समझदारी को बढ़ा सकती है, समझदार बना सकती है, बशर्ते शिक्षा आपको राजा नहीं बना सकती है। राजा सिर्फ आपको समझ और समझदारी बनाएगी, आपके सोचने की क्षमता बनाएगी। इतना मोटिवेट करने के बाद फिर आपको मिलेंगे थर्ड वीडियो में, थर्ड पार्ट में। उसी ताकत के साथ, उसी जोश के साथ लगे रहिए, कल आपको पेपर फर्स्ट क्लास देना है।